प्यारे स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर वरुण गौड़, सहायक प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस और एमए पॉलिटिकल साइंस, बीए पॉलिटिकल साइंस, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस या यूजीसी नेट जेआरएफ या सेट पॉलिटिकल साइंस के संदर्भ में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। मेरे चैनल पे आपको अधिकतर पॉलिटिकल साइंस की वीडियो देखने को मिलेंगे और मैंने यूजीसी नेट की एक सीरीज चला रखी है, वो आप जरूर देख सकते हैं। तो इस सीरीज में आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, टॉपिक एमए, बीए, यूजीसी नेट, आईएएस मेंस हर जगह काम आता है। सब बच्चों के लिए कॉमन टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसे देख सकते हैं एक बार। और ये टॉपिक है प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक, यह टॉपिक है प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक प्लेटो के बारे में। प्लेटो जो कि प्रसिद्ध यूनानी पाश्चात्य दार्शनिक रहे हैं और राजनीतिक विज्ञान में इनके सिद्धांतों का बहुत अध्ययन किया जाता है। ठीक है, प्लेटो जो है, इनका जन्म 428 ईसा पूर्व में, प्लेटो का जन्म 428 ईसा पूर्व में यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। प्लेटो को प्राचीन राजनीतिक दर्शन का पिता कहा जाता है। प्लेटो को पुराने या प्राचीन राजनीतिक दर्शन या फिलॉसफी का फादर या जनक या पिता कहा जाता है। प्लेटो के पिता का नाम एरिस्टॉन था। प्लेटो के पिता का नाम एरिस्टॉन था और माता का नाम परिकातियोन था। और माता का नाम परिकातियोन था। जबकि प्लेटो का बचपन का नाम अरिस्तोक्लीस था। लंबे चौड़े कंधों के कारण प्लेटो के शिक्षकों ने या टीचर्स ने प्लेटो का नाम अरिस्तोक्लीस से हटा करके प्लेटो रख दिया। ठीक है, प्लेटो के गुरु का नाम था सुकरात या सोक्रेटिस। प्लेटो के गुरु का नाम क्या था? सुकरात। सुकरात भी यूनान के बहुत बड़े जाने माने दार्शनिक रहे। ठीक है, मैक्सी नामक विद्वान ने कहा है कि प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया था। मैक्सी नामक विद्वान ने कहा है कि प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया था। यूनान भ्रमण के बाद प्लेटो ने विश्व भ्रमण करने का फैसला किया। इसी दौरान वो भारत भी आया। भारत की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं से और व्यवस्थाओं से वो प्रभावित हुआ। इसके बाद वो पुनः यूनान लौटा और लौट कर 387 ईसा पूर्व में, जब वो पुनः यूनान लौटा तो उसने 387 ईसा पूर्व में यूनान में अकादमी नामक संस्था खोली और यहाँ उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक लिखी और यहाँ उसने दार्शनिक राजा का सिद्धांत दिया। इसके अलावा प्लेटो ने लॉज नामक पुस्तक लिखी, एक तो लिखी रिपब्लिक और एक प्लेटो ने लॉज नामक पुस्तक लिखी। इसमें इन्होंने विधि या कानून के शासन पर बल दिया। ठीक है, प्लेटो ने निगमनात्मक अध्ययन प्रणाली पर बल दिया है। इसमें कहा गया है कि कठिन से सरल, इसमें विशिष्ट से सरल या कठिन से सरल के अध्ययन पर बल दिया जाता है। निगमनात्मक प्रणाली में क्या होता है? कठिन से सरल के अध्ययन पर बल दिया जाता है। इसमें प्लेटो ने संवाद शैली यानी कि प्रश्नोत्तर शैली पर बल दिया, यानी एक व्यक्ति प्रश्न करेगा, दूसरा व्यक्ति उसका शिष्य आंसर देगा। तो प्लेटो ने समाज शैली या प्रश्नोत्तर शैली के अध्ययन पर भी बल दिया है। अब हम देख लेते हैं प्लेटो की प्रमुख पुस्तकें और उनके मूल विषय क्या है। देखो, रिपब्लिक नामक पुस्तक लिखी प्लेटो ने, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पुस्तक का मूल विषय है न्याय। इसमें दार्शनिक राजा और आदर्श राज्य का प्रतिपादन किया है। जो प्लेटो द्वारा रचित पुस्तक है रिपब्लिक, वो उनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें उन्होंने आदर्श राज्य का वर्णन किया है, दार्शनिक राजा का वर्णन किया है, लेकिन इस पुस्तक का मूल विषय है न्याय यानी कि जस्टिस। दूसरी पुस्तक है लॉज में 12 भाग थे। इसमें इन्होंने उप आदर्श राज्य पर बल दिया है। तीसरी पुस्तक है स्टेट्समैन। इस पुस्तक में प्लेटो ने संविधानों का वर्गीकरण किया है। चौथी पुस्तक है मीनो, इस पर इन्होंने न्याय की चर्चा की है। पांचवी पुस्तक है प्लेटो। छठी पुस्तक है सोफिस्ट। सातवीं पुस्तक है फिलबस में इन्होंने नैतिकता के विचारों पर बल दिया है। आठवीं पुस्तक है जॉर्जियस। नौवीं पुस्तक है यूथिफ्री। 10वीं पुस्तक है प्रोटोगोरस। 11वीं पुस्तक है फेडो और 12वीं पुस्तक है एपोलॉजी, यानी कि इनकी टोटल कुल मिला के 12 पुस्तक है। इसी प्रकार से अब हम देखते हैं प्लेटो के प्रमुख सिद्धांत। प्लेटो का पहला सिद्धांत है केव थ्योरी,
यानी कि गुफा का सिद्धांत। प्लेटो कहता है कि ज्ञान एक गुफा के अंदर है। ज्ञान या नॉलेज सीधा नहीं मिलता, आसानी से नहीं मिलता, बल्कि टेढ़े मेढ़े रास्ते यानी कि कठिनाई से प्राप्त होता है। इसे बोलते हैं गुफा का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत दिया प्लेटो ने, सिद्धांत दिया विभाजन रेखा का सिद्धांत। विभाजन रेखा का सिद्धांत, उसमें बोलते हैं कि सत्य का पता दृष्टि या आत्मा से मालूम नहीं होता, बल्कि सत्य तो दृष्टि और आत्मा के बीच में स्थित होता है। यहाँ दृष्टि है, यहाँ आत्मा है, और सत्य दोनों के बीच में। अगला सिद्धांत है तीन सेब का सिद्धांत, 3 एप्पल्स का थ्योरी। या तीन सेब का सिद्धांत का मतलब होता है हमें शासन के विभिन्न स्वरूपों के बारे में बात करिए और विवेक और नैतिकता पर बल दिए। प्लेटो कहते हैं कि 3 प्रकार के सेब होते हैं। कच्चा सेब, जिस कच्चे सेब को हमें रख लेना चाहिए शासन के स्वरूप की वजह से, पक्के सेब को हमें खा लेना चाहिए, ग्रहण कर लेना चाहिए, और सड़े हुए सेब को हमें फेंक देना चाहिए। ये सेब जो है ये शासन के स्वरूप के एक तरीके से हमारे सामने परिलक्षित करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक के मौलिक विचार। रिपब्लिक के मौलिक विचारों में पहला विचार है न्याय का सिद्धांत। न्याय का सिद्धांत, जिसमें परंपरागत सिद्धांतों को खंडन किया गया है। प्लेटो ने न्याय का सिद्धांत दिया है रिपब्लिक के मौलिक विचारों में। तो पहला न्याय का सिद्धांत जस्टिस थ्योरी है, उसमें उन्होंने खुद से स्वयं से पूर्व प्रचलित न्याय के सिद्धांतों का खंडन किया है। जैसे कि परंपरागत सिद्धांत थे सिफालिस का सिद्धांत, वही वो बोलते हैं कि सत्य बोलना और दूसरों का ऋण चुकाना ही न्याय, इसका प्लेटो ने खंडन किया। पॉलीमार्क्स बोलता है दूसरों से अच्छा व्यवहार करना ही न्याय है, इसका भी प्लेटो ने खंडन किया। दूसरा है क्रांतिकारी सिद्धांत। क्रांतिकारी सिद्धांत को दिया है थ्रेसिमेकस ने। थ्रेसिमेकस बोलता है कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है, इसका प्लेटो ने खंडन किया। और अंत में इसी प्रकार से अपने से पूर्व प्रचलित सिद्धांत एक और था, वो था व्यवहारिक न्यायिक सिद्धांत, जो दिया था ग्लाकाउन ने। और ग्लाकाउन कहता है कि न्याय जो है वो भय का शत्रु है, तो प्लेटो ने इसका भी खंडन किया है। जिस प्रकार से प्लेटो ने अपने से पूर्व जो परंपरा वाले या शक्तिशाली या व्यवहारिक जो न्यायिक सिद्धांतों का खंडन किया, उसी प्रकार से प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय का सिद्धांत दिया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ईजी है, पॉलिटिकल साइंस में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, प्लेटो ने बताया कि न्याय के सिद्धांत के अंतर्गत कि समाज में और मानव की आत्मा में 3 तत्व होते हैं। बुद्धि वाला तत्व होगा, नैतिकता वाला, वो दार्शनिक वर्ग का होगा या राजा होगा। जिसमें शूरवीरता या साहस होगा वो सैनिक वर्ग में होगा। जिसमें इच्छा तृष्णा होगी वो उत्पादक वर्ग में होगा। ठीक है, प्लेटो बोलता है कि ये तीनों तत्व मानव की आत्मा में भी होते हैं और समाज दोनों में होते हैं। ये तीनों तत्व जो है मानव की आत्मा में भी होते हैं और समाज में भी होते हैं। जब तीनों तत्व मानव की आत्मा में और समाज में समान अनुपात में होते हैं, कोई एक दूसरे ज़्यादा नहीं होता, समान अनुपात में रहते हैं, तो तब न्याय की स्थापना होती है। और जब तीनों तत्वों में या समाज के तीनों वर्गों में कर्तव्य की भावना होती है कि भाई सैनिक कार्य करेंगे, ये इसके कार्य में इंटरफेयर नहीं करेगा, दार्शनिक राजा अपना काम करेगा, ये उत्पादक वर्ग में इंटरफेयर नहीं करेगा। जब तीनों वर्ग एक दूसरे कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते, इंटरफेयर नहीं करते और अपना अपना कर्तव्य पालन करते हैं, अपनी अपनी ड्यूटीज का पालन करते हैं, अपना अपना कर्तव्य पालन करते हैं और हस्तक्षेप की भावना रखते हैं, तब जाकर समाज में न्याय की स्थापना होती है। अब हम चर्चा कर लेते हैं प्लेटो की शिक्षा योजना की एजुकेशन प्लानिंग की। तो प्लेटो की शिक्षा का आधार सद्गुण और न्याय की स्थापना करना है। मतलब प्लेटो ने कहा है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अच्छे गुणों की और न्याय की स्थापना करना, और मानसिक विचार से बताती है शिक्षा। मानसिक जो जो दुर्व्यवहार है, मानसिक जो दुर्विचार है, जो गंदे विचार है, मानसिक दुर्विचारों से शिक्षा बताती है, शिक्षा का काम होता है। प्लेटो की शिक्षा के लक्षण हैं मानसिक शिक्षा, सैनिक शिक्षा, सैद्धांतिक व्यवहारिक शिक्षा और 50 वर्ष तक की शिक्षा। ठीक है, इसके अलावा प्लेटो की शिक्षा योजना प्लानिंग को उसने 2 प्रकार से बांटा है, सैद्धांतिक शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा। सैद्धांतिक शिक्षा में 3 स्तर होते हैं। पहले को बोलते हैं प्राथमिक शिक्षा, जो 7 से 18 वर्ष की आयु की होती है, जिससे बच्चों को व्यायाम और संगीत सिखाया जाता है। दूसरी 18 से 20 वर्ष तक की आयु की, जिसमें कि सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके बाद परीक्षा होती है और जब बच्चे से पास हो जाता है वो उच्च शिक्षा में एडमिशन लेता है, और यह है 20 से 30 वर्ष के बच्चों के लिए होती है। इसमें अंकगणित, रेखागणित पढ़ाई जाती है और इसके साथ साथ मनोविज्ञान दर्शन पढ़ाया जाता है। इसके बाद पुनः एक परीक्षा होती है 30 वर्ष के बाद में, उच्च शिक्षा के बाद में पुनः एक परीक्षा होती है, एग्जाम होता है, और फिर
30 से 35 वर्ष तक की आयु तक बच्चों को दर्शन और द्वंद्व का ज्ञान दिया जाता है। मतलब अंत में 30 से 35 तक की आयु तक बच्चों को दर्शन में द्वंद्व का, फिलॉसफी और लॉजिक का ज्ञान दिया जाता है। दूसरी शिक्षा बताई उसने व्यवहारिक शिक्षा, जिससे जीवन में स्किल सीख सके बच्चे, व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर सके। तो दूसरी प्रकार की शिक्षा जो है वो बताया, उसका टाइम बताया प्लेटो ने 35 से 50 वर्ष की आयु तक का। इसके अलावा प्लेटो ने अपने सिद्धांतों में, रिपब्लिक पुस्तक में प्लेटो ने दार्शनिक राजा का सिद्धांत दिया है। जैसा कि मैंने आपको शिक्षा व्यवस्था बताई थी कि जहाँ एक आखिरी जो शिक्षा होती है, टफ एग्जाम होता है, वहाँ बच्चों को द्वंद्व और दर्शन से सिखाया जाता है। जो बच्चे द्वंद्व में दर्शन में पास हो जाते हैं वो दार्शनिक राजा बनने के योग्य हो जाते हैं। प्लेटो ने दार्शनिक राजा का सिद्धांत दिया। उसमें कहा है कि राजा दार्शनिक हो, आदर्श राज्य की स्थापना करे, संयमी हो, चरित्रवान हो, सदाचारी हो, न्याय करने वाला हो और जनता कल्याण पर ध्यान देने वाला हो, जन कल्याण पर ध्यान देने वाला हो। इसके अलावा हम अंतिम रूप से इस टॉपिक के अंतिम रूप में प्लेटो का महत्वपूर्ण सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं। प्लेटो ने एक साम्यवादी सिद्धांत दिया है। आपने मार्क्स का साम्यवादी सिद्धांत पढ़ा होगा, आपने मार्क्सवादी साम्यवाद पढ़ा होगा। अभी हम पढ़ेंगे प्लेटो का साम्यवाद। प्लेटो ने अपने साम्यवाद को दो तरीके से बांटा है। पहला संपत्ति के साम्यवाद, दूसरा परिवार विषयक साम्यवाद। संपत्ति विषयक साम्यवाद में उन्होंने कहा है कि यह साम्यवाद अभिभावक या उच्च वर्ग या अपर क्लास के लिए है। ध्यान रहे, ये दोनों ही साम्यवाद उच्च वर्ग, अपर क्लास या अभिभावक वर्ग के लिए है, गरीब वर्ग के लिए नहीं है। तो उन्होंने कहा कि संपत्ति विषयक साम्यवाद जो है, इसमें अभिभावक और उच्च वर्ग के लिए है ये कि वो लोग साधारण जीवन जिएंगे और साधारण से सरकारी निवास में स्थान पर रहेंगे, मतलब सारा जीवन उच्च विचार जिएंगे, सोने हीरे चांदी के को छुएंगे भी नहीं, उनके बर्तन में खाना नहीं खाएंगे, और इसके अलावा जो है सरकारी निवास स्थानों में रहेंगे और साधारण जीवन जिएंगे। ठीक है। दूसरी ओर परिवार विषयक साम्यवाद में प्लेटो ने कहा है कि अभिभावक व उच्च वर्ग के स्त्री पुरुष, अभिभावक व उच्च वर्ग के स्त्री पुरुष जो है वो सामूहिक रूप से एक समान होंगे, वो सामूहिक रूप से एक समान होंगे तथा उनमें विवाह नहीं होगा, उनमें मैरिज नहीं होगी, और श्रेष्ठ और राष्ट्र की सेवा करने वाली संतान होगी जो कि सार्वजनिक संतान होगी। प्लेटो का साम्यवाद मार्क्स के साम्यवाद से थोड़ा भिन्न है और उसने दो प्रकार के साम्यवाद बताए हैं, एक संपत्ति के साम्यवाद, दूसरा परिवार विषयक साम्यवाद। संपत्ति विषयक साम्यवाद में प्लेटो ने कहा है कि अभिभावक उच्च वर्ग के लिए है, वह अभिभावक वर्ग जो है, उच्च वर्ग जो है वो साधारण जीवन जिएगा, साधारण से सरकारी निवास स्थानों पर रहेगा, सिंपल जीवन जिएगा, हाई थिंकिंग को अपनाएगा, सोने चांदी हीरे जवाहरात को छुएगा नहीं, उनके बर्तन में खाना नहीं खाएगा, आराम की जिंदगी छोड़ के मेहनत की जिंदगी जिएगा और देश की सेवा में अपना ध्यान देगा। ठीक है। दूसरा साम्यवाद है परिवार विषयक साम्यवाद, जिसमें कहा है कि अभिभावक के उच्च वर्ग के लोग जो हैं वो स्त्री पुरुष साथ रहेंगे, सामूहिक रूप से रहेंगे, उनका विवाह नहीं होगा, लेकिन सामूहिक रूप से सभी एक दूसरे के स्त्री पुरुष होंगे संबंध में, और उनकी श्रेष्ठ सार्वजनिक संतानें पैदा होगी जो कि देश के काम में आएगी। तो ठीक है स्टूडेंट, आज हमने पढ़ा इस टॉपिक में प्लेटो के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमने प्लेटो के जीवन के बारे में पढ़ा और प्लेटो के महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में पढ़ा। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट करके, और चैनल सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको नए नए वीडियो देखने को मिले। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। ओके।